हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं फ्लूइड्स लेक्चर नंबर 6 के साथ। आज फ्लूइड स्टैटिक्स का लास्ट लेक्चर है, तो आइए फटाफट से फिनिश ऑफ करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को, फ्लूइड स्टैटिक्स को। तो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने क्या क्या पढ़ लिया था बेटा? मैंने आपको पढ़ाया था बॉयंट फोर्स, जो कि कितना होता है, रो एल इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी, है ना बेटा। कैसे प्रूफ किया था मैं आपको याद दिलाया था बेटा। मैथमेटिकल भी मैंने प्रूफ किया था और एक डायरेक्टली भी किया था। मैंने प्रूफ बेटा सिलेंड्रिकल बॉडी मान के एक मैथमेटिकल करके दिखाया था, लेकिन मैंने कहा था कि कोई भी जनरल बॉडी हो, किसी भी शेप की हो, कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी बॉडी हो, है ना, बॉयंट फोर्स तो रो वी जी आएगा। ऐसा कैसे बेटा? मैंने मैथमेटिकली कैसे किया था, पहले वो याद दिला देता हूं आपको। मैंने कहा था, मान लो कि टॉप सरफेस पे जो प्रेशर है, मान लो वो P1 है, तो नीचे को फोर्स आएगा P1A, और अगर ये हाइट h है तो यहां से बेटा जो ऊपर को फोर्स आएगा वो आएगा P1 प्लस रो जी एच। यहाँ पे प्रेशर h हाइट नीचे जाके रो जी एच से बढ़ जाएगा इनटू a, बताया था ना। और बेटा साइड से जो फोर्सेस आएंगे, है ना, ये आप देख रहे हो एरो के साइज बड़े हो रहे नीचे आते आते, क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा, प्रेशर इनटू एरिया ज्यादा, पर साइड वाले फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट क्या देगा? P1 प्लस रो जी एच ए माइनस P1A, तो ये बन जाएगा रो जी एच ए। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बन गया रो वी जी। ठीक है, रो क्या है? लिक्विड की डेंसिटी, वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी, या इसको हम बोल सकते हैं अगर इतनी जगह पे पानी भरा होता तो उसका मास क्या होता? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास इंटू जी, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। पर ऐसा हम क्यों कह पाते हैं वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, है ना? अगर बेटा डिटेल में बॉयंसी देखना हो तो बेटा पिछला लेक्चर मेरा ओपन अप करके देख लीजिए, नहीं तो बेटा मैं बस आपको यही कहूंगा, लेक्चर नंबर 4 में मैंने बॉयंट फोर्स बिल्कुल कंप्लीटली एक्सप्लेन किया, थॉरली। जस्ट एक रिवीजन दे रहा हूं ताकि इस पे क्वेश्चन सब कराने वाला हूं, है ना। और अगर मैंने कहा कि अगर मान लो यहाँ पे बेटा लकड़ी हो, लोहा हो, कॉपर हो, कुछ भी हो, बॉयंट फोर्स तो उतना ही आएगा, क्योंकि बॉयंट फोर्स तो प्रेशर इनटू एरिया के कारण पीडीए के समेशन से आ रहा है। पीडीए के समेशन से आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, मैं बस आपको इतना कह सकता हूं, पीडीए का समेशन है बॉयंट फोर्स। तो अगर पीडीए का समेशन है बॉयंट फोर्स, तो अगर आपको बॉयंट फोर्स निकालना है तो बेटा बस मैं आपको कह रहा हूं कि ये कौन सा मटेरियल है, ये स्टोन है, ये लकड़ी है, ये लोहा है, ये तांबा है, गोल्ड है, सिल्वर है, कुछ भी हो, वो तो उतना ही आएगा पीडीए का समेशन। और अगर यहाँ पे वाटर भी हो तो भी बेटा उतना ही आएगा। पर वाटर होगा तो वाटर इक्विलिब्रियम में होगा, पर वाटर होगा तो वाटर इक्विलिब्रियम होगा, वाटर होगा तो वाटर इक्विलिब्रियम होगा। मतलब वाटर का जो वेट होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी, उतना ही इस पे बॉयंट फोर्स भी होगा, तभी वाटर इक्विलिब्रियम में होगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बेटा। लकड़ी हो, लोहा हो, कुछ भी हो, प्रेशर तो, फोर्स तो है प्रेशर इनटू एरिया का समेशन, पीडीए का समेशन। तो प्यारे बच्चों, अगर वो उतना ही आना है तो मैं कह रहा हूं वाटर की ही बॉडी अज्यूम कर लो टेढ़ी मेढ़ी, तो भी उतना ही आएगा। तो अगर उतना ही आएगा तो वाटर तो भी उतना ही आएगा, लेकिन वाटर होगा तो वाटर इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब वाटर का जितना वेट होगा उतना ही बॉयंट फोर्स होगा। कह दो आया आया, बहुत शानदार। और अगर ये एक्सेलरेटेड हो, कुछ भी एक्सेलरेशन हो, तो मैं बस ये कहूंगा रो वी जी के बदले रो वी जी इफेक्टिव हो जाएगा, है ना। लेकिन तब भी इसकी रिस्पेक्ट में, कंटेनर की रिस्पेक्ट में तो अभी भी ये इक्विलिब्रियम में होगा, तो यहां पर भी रो वी जी इफेक्टिव आ जाएगा। तब भी ये तो कहेगा इक्विलिब्रियम में, तो जितना नीचे को आ रहा है तब ये कहेगा उतना ही ऊपर को भी आ रहा है, ये कहेगा तब भी उतना ही ऊपर को भी आ रहा है, इसकी रिस्पेक्ट में तब भी इक्विलिब्रियम है। मतलब आपको क्या करना है, वो बॉडी की जगह फ्लूइड रख दीजिए, अब उस पे कंटेनर की रिस्पेक्ट में जो फोर्सेस आ रहे हैं, रियल सूडो दोनों मिला के, है ना, तो उतना ही बस आपको फोर्स लगा देना अपोजिट डायरेक्शन में, यही बॉयंट फोर्स है ना। ऐसा क्यों? मैं फिर से बोल दे रहा हूं बेटा, अगर कंटेनर रेस्ट में होता तो बेटा लिक्विड होता तो लिक्विड इक्विलिब्रियम में होता, लिक्विड होता तो लिक्विड इक्विलिब्रियम में होता। और इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या चाहिए होगा प्यारे बच्चों, बताएंगे। इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या चाहिए होगा? अगर लिक्विड होता तो लिक्विड इक्विलिब्रियम में, तो जो उसका वेट होगा या जो उस पर फोर्सेस लग रहे हैं उतना ही लिक्विड फोर्स लगा रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ पाएगा, तभी तो लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ पाएगा, है ना। ये कहानी थी बेटा जो मैंने कल तक आपके साथ चर्चा करी, वो पूरी की पूरी चर्चा मैंने थोड़ा सा कोशिश करी समराइज करने की। और वो बॉयंट फोर्स लगता कहां पे है? अगर वहां पे उस जगह पे पानी होता तो पानी का जहां सेंटर ऑफ मास होता वहां पे लगाते हैं। क्यों? तभी इक्विलिब्रियम, तभी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्योंकि बेटा पानी होगा तो बेटा आप इसको पानी को अगर पानी में हाथ डालो और पानी को टिल्ट कर दो ऐसे, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि हाथ आपका वापस आने की कोशिश करे या पानी आपको कहे कि नहीं भी वापस चल। अगर ऐसा हो
अगर आप पानी में हाथ डालें और आपने पानी को मोड़ा, ऐसे पानी को अगर मान लो पानी में हाथ डाल के ऐसे आपने किया है ना, तो ऐसे मैंने एयर को किया, अभी एयर मेरे को वापस नहीं लेके आना चाह रही, तो पानी अगर वापस लाने की कोशिश करे तो बेटा तुरंत चप्पल हाथ में लो और दौड़ो, ठीक है ना। तो बेटा प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ, ये तो मजाक की बात है, लेकिन मतलब पानी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होता है, तो इसका मतलब जहां पे सेंटर ऑफ मास ऑफ लिक्विड होगा वहीं पे सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा, है ना, तभी ऐसा हो पाएगा। क्योंकि अगर वो ऊपर नीचे होते, मान लो एक यहाँ पे होता है एक यहाँ पे होता, मान लो बॉयंट फोर्स सेंटर ऑफ बॉयंसी यहाँ पे होता और सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता, तो जब आप टिल्ट करते तो ये सेंटर ऑफ बॉयंसी पे एफ बी जो लगता है वो इधर लगता और सेंटर ऑफ मास पे एम जी लगता है इधर, तो ऐसे करने पे वापस आना चाहता। और अगर ऐसा होता कि सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर होता, सॉरी सेंटर ऑफ मास ऊपर होता और सेंटर ऑफ बॉयंसी नीचे होता, तो बेटा क्या होता, हल्का सा टिल्ट करने पे तो इसकी तो मतलब समझ रहे हो ना, इसके तो प्राण ही निकल जाते, घूमता ही चला, मतलब हल्का सा हाथ को हिलाए तो घूमता ही चला जाता है ना। तो बेटा ऐसा भी नहीं होता है। तो बस मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं, ऐसा तभी हो सकता है ना हो जब दोनों एक ही जगह पे हो, कि जब आपने बॉडी को घुमा भी दिया तो भी वो वहीं के वहीं पे एक ही जगह पे लग रहे हैं, तो बॉडी मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इसलिए क्योंकि टोटल फोर्स जीरो है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम इसलिए क्योंकि दो फोर्सेस हैं, इक्वल हैं, अपोजिट हैं और सेम लाइन के अलोंग है हमेशा, इसलिए टॉर्क नहीं आएगा। टॉर्क तो तब आता है अगर मान लो ये पेन है, मैं एक फोर्स इधर लगाऊं एक फोर्स इधर, तो घूम जाएगा। पर अगर दोनों फोर्स एक ही पॉइंट से पास हो, है ना, फिर तो नहीं घूम रहा ना। अब दोनों मैंने एक ही पॉइंट से लगा, तो नहीं घूम रहा, सेम लाइन के अलोंग, तो नहीं घूम रहा, तो नहीं घूम रहा, इस उंगली से इधर को खींच रहा हूं मैं, नहीं घूम रहा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। आइए सबसे पहले कल वाले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं आज का ड्रामा, है ना। तो प्यारे बच्चों कल जो क्वेश्चन कराया था थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए दोबारा दिखाना चाह रहा हूं क्योंकि उस पर एक और क्वेश्चन कराना चाहता हूं। ये बेटा एक रॉड है जिसकी लेंथ है 2L, ठीक है, और L हाइट तक बेटा पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इसकी लेंथ है 2L। अब प्यारे बच्चों हमको बताना था कितने एंगल पे ये इक्विलिब्रियम में रहेगी, थीटा बताना था, है ना। लिक्विड की डेंसिटी जो है बेटा वो 2 रो है और जो सॉलिड की डेंसिटी थी वो रो थी। इस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो रो है। अब बेटा मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, A इंटू 2L ये हो जाएगी वॉल्यूम, A इंटू 2L ये हो जाएगी वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इसकी डेंसिटी क्या रो, है ना। ये हो गया बेटा मास, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से आ गया मास इंटू L साइन थीटा। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा प्यारे बच्चों वो क्या आ जाएगा, ये 2L है तो ये L, ये L साइन थीटा। जो इधर को टॉर्क आएगा, जो किधर को टॉर्क आएगा इस तरफ को, और सेंटर ऑफ बॉयंसी कहां पे आएगा, मान लो अगर x लेंथ अगर अंदर है पानी में तो x/2 पे जो डिस्प्लेस्ड मतलब इसके बदले अगर पानी होता जो जहां उसका सेंटर ऑफ मास होता वहां पे लगता, और वो कितना होगा A इंटू एक्स। एक्स क्या है प्यारे बच्चों, L अपॉन कॉस थीटा, A इंटू L अपॉन कॉस थीटा, ये हो गई वॉल्यूम जो पानी के अंदर है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस बेटा ये होती है, बेस अपॉन कॉस थीटा होती है हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन कॉस थीटा, L अपॉन कॉस थीटा ये चीज हो जाएगी x, A इंटू L बाय कॉस थीटा ये हो गई वॉल्यूम जो पानी के अंदर है, वॉल्यूम इंटू रो Vg होता। अब लिक्विड की डेंसिटी क्या है 2 रो इंटू V इंटू G, बेटा ये आ गया हमारे पास बॉयंट फोर्स। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी प्यारे बच्चों, जितना इधर को टॉर्क आएगा जो कि कितना होगा, रो इंटू A इंटू 2L, तो मास mg ये वेट हो गया, तो रो इंटू A इंटू 2L इंटू G इंटू ये L है, ये L साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L साइन थीटा, ये चीज L साइन थीटा हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कल भी कर चुके हैं क्वेश्चन। इसके बाद जो इधर को टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, 2 रो इंटू A इंटू L अपॉन कॉस थीटा इंटू G, ये क्या हो गया बेटा इधर को फोर्स, और वो कितना हो जाएगा, ये इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, ये x है तो x/2 साइन थीटा ये हो जाएगा इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। x क्या है L/2 cos थीटा, x क्या है L अपॉन cos थीटा, ठीक है, x/2 साइन थीटा का दैट इज L अपॉन 2 cos थीटा साइन थीटा। नहीं तो बेटा आप सिंपली बेटा ये अगर L है ये इसको L/2 कहिए और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए, tan थीटा वगैरह लेके बड़े आराम से आप निकाल पाएंगे,
बस बेटा ये दोनों टॉर्क को बराबर करना है। कटेगा क्या, रो ए एल जी एल, रो ए एल जी एल साइन थीटा, साइन थीटा, बस 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1/2। ये बेटा हमने कल भी किया था, आज फिर कर लिया। कॉस थीटा आ जाएगा 1/√2, दैट इज थीटा आ जाएगा 45 डिग्री, है ना। कल काफी डिटेल में बेटा हल्के हल्के डिस्कस किया था, आज थोड़ा सा जल्दी फिनिश ऑफ कर दिया। बेटा करना क्या है मैं फिर से बता दे रहा हूं एक बार, इसको रब करके ये रॉड है, हिंज्ड है, L तक पानी भरा हुआ है, L हाइट तक पानी भरा हुआ है ना। और अगर ये L है तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, L/cos थीटा, ठीक है। अब बेटा बॉइंट फोर्स कहां पे आएगा बेटा, वेट ऑफ मतलब जहां पर ये जो जितना मतलब जिस पार्ट पे बॉइंट फोर्स लग रहा है, इसने वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस कर रखा, उसकी जगह पानी होता जहां उसका सेंटर ऑफ मास होता, मतलब इसके मिड पॉइंट पे। तो 2 रो वीजी होता है और लिक्विड की डेंसिटी 2 रो थी, इनटू ए इनटू L/cos थीटा, ये हो गई 2 रो वीजी, ये आ गया बॉइंट फोर्स। और बेटा सेंटर ऑफ मास पे लगेगा mg, वो कितना आएगा, रो ए 2l, क्योंकि लेंथ 2l है, इनटू जी, है ना। बस बेटा अब करना क्या है बेटा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए जो कि क्या हो जाएगा L sin थीटा, है ना। अब बेटा ये थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाइए, जो इधर को फोर्स है उसके कारण टॉर्क इधर को आएगा, है ना। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस फोर्स इनटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा अब ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री हाथ से लिखिए, एक एक स्टेप बड़े आराम से आप सीख पाएंगे। पर करने का तरीका यही होगा कि आप एक एक स्टेप को ध्यान से समझिए और उसको नोट करिए, खुद अपने दिमाग से करने की कोशिश करिए, है ना। खुद अपने दिमाग से थोड़ा सा करने की कोशिश करिए, बड़े आराम से चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। आइए तो ऐसा करते हैं, आज के नए क्वेश्चन पे चलते हैं। आज इसी टॉपिक पे एक नया क्वेश्चन कराना चाहता हूं आपको बच्चों, और देखेंगे। अब क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास है हमारे पास वापस से यही क्वेश्चन है, इसी वैरायटी का ही क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन में फर्क ये है, कल वाले जो क्वेश्चन था उसमें मेरे को लिक्विड की डेंसिटी और सॉलिड की डेंसिटी दे रखी थी। आज मेरे से सॉलिड की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी का रेशियो पूछ रखा है, ठीक है। और बेटा मेरे को कह रहे हैं 2L/3 पानी में है पार्ट और L/3 हवा में है। ये जो पार्ट है वो 2L/3 पानी में है और ये जो पार्ट है L/3 वो हवा में है, ठीक है। अब बेटा करना क्या है, आइए देखिए, रो एस बाय रो एल मेरे से पूछा है, कितना आएगा, रो एस इंटू ए इंटू एल इंटू जी, वॉल्यूम ऑफ रॉड इंटू डेंसिटी मास mg, ये वेट हो गया। और कहां पे लगेगा, L/2 पे, जिसके कारण टॉर्क भी इधर को आएगा। अब यहां से बेटा जो भी आएगा Fx Fy मेरे को उससे मतलब नहीं है, जो यहां से हिंज फोर्स आएगा Fx तो जीरो ही आएगा। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि बेटा ये नीचे को mg, और जो बॉइंट फोर्स आएगा वो 2L/3 पे नहीं, वो L/3 पे आएगा। और वो कितना आएगा, रो W, रो लिक्विड इंटू ए इंटू 2L/3 इंटू जी। बेटा ये ऊपर को है, ये नीचे को है ना। तो अगर दो फोर्स ऊपर नीचे और ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, मेरे को पूछा गया है, बताइए मेरे को इस कंडीशन में बस ये पूछा गया, बताइए रो एस बाय रो एल कितना है। मैं बस प्यारे बच्चों आपको इतना कह सकता हूं, मान लो ये अगर एंगल थीटा है, मैं बस आपको इतना कह सकता हूं, अगर ये इक्विलिब्रियम है, एक ऊपर को एक नीचे को, मेरे से पूछा गया रो एस बाय रो एल बताइए, रॉड इक्विलिब्रियम में है, बस मेरे को ये बता दीजिए कि ये रो एस बाय रो एल कितना है। ये रॉड इक्विलिब्रियम, तो एफ एक्स तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये दो इधर को है तो तीसरा फोर्स जो होगा वो पक्का है कि एफ वाई जो होगा बेटा वो नीचे को हो सकता है। बेटा इधर को होगा तो नेट फोर्स जीरो कैसे होगा, दो इधर इधर को मिलकर कट गए थे, तीसरा इधर को आगे कैसे कटेगा, तो एफ एक्स तो जीरो ही होना चाहिए, तभी नेट फोर्स जीरो होगा। और एफ वाई मेरे को पूछा नहीं गया तो मैं निकालूं क्यों, वैसे तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस कर दीजिए, एफ वाई आ जाएगा, है ना। चलिए आइए अब देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन। अब देखिए ये रो एस ए एल जी, ये नीचे को फोर्स है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा बेटा, L
L/2 पे सेंटर ऑफ मास होगा, और अगर ये थीटा तो L/2 cos थीटा ये चीज हो गई। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, रो ए एल हो गई वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया मास, मास इंटू जी हो गया वेट, और ये कहां लगेगा बेटा, सेंटर ऑफ मास पे, L/2 cos थीटा हो गया, बिल्कुल हो गया। अब इसके बाद ये जो पोर्शन है जो पानी के अंदर है, इस पे लगने वाला है पॉइंट फोर्स, ये जो शेडेड वाला बताया, जो कि क्या लग रहा है, रो एल ए 2L/3 इंटू जी, है ना, और L/3 पे लगेगा सेंटर ऑफ बॉयंसी। क्यों? क्योंकि बेटा जो पार्ट पानी में होता है उस पार्ट के बदले बस उस पार्ट के सेंटर ऑफ मास पे लगता है, उसको यूनिफॉर्म मान लीजिए। तो बेटा रो एल इंटू ए इंटू 2L/3 इंटू जी इंटू L/3 cos थीटा। अब क्या काटेंगे, ALGL cos थीटा, ALGL cos थीटा ठाए। और कुछ कट रहा है, बताना क्या था, रो एस बाय रो एल, रो एस बाय रो एल, ये कितना आ जाएगा, 2² बाय 3², 4/9, एंड दिस इज द आंसर। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। अब बेटा बस एक वैरायटी का क्वेश्चन आपको और सिखाना चाहता हूं, ये आपको मेरे को लगता है क्लियर हो गया होगा। बेटा 2 क्वेश्चन करा दिए इस तरीके के, ताकि आपको ये चीज ना, बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है बस, सेंटर ऑफ बॉयंसी कहां पे होता है, जो पार्ट पानी के अंदर होता है उस पार्ट के बदले अगर पानी होता तो जहां पानी का सेंटर ऑफ मास होता, ठीक है, आप कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड व्हेन इट वाज नॉट डिस्प्लेस्ड। चलिए आइए बढ़ाई जाए कहानी आगे, ये हो गई एक बात। अगला बेटा, अगली वैरायटी क्या होती है बेटा, जो शिप होता है ना, कब शिप को हम बेटा अगर शिप इक्विलिब्रियम में है, किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम में होगा, कौन सी कंडीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सी कंडीशन में अनस्टेबल। मान लो ये शिप है बेटा, प्रैक्टिकली पता है क्या किया जाता है, मैं आपको हल्का सा हालांकि पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, है ना, पार्शियली बताया था, पूरे तरीके से बताता हूं। प्रैक्टिकली क्या होता है बेटा, शिप को नीचे से बहुत हैवी बनाया जाता है, यहां पर बेटा बहुत हैवी मास डाला जाता है ताकि सेंटर ऑफ मास काफी नीचे आए। जो सेंटर ऑफ मास होता है बेटा वो काफी नीचे होता है प्रैक्टिकली, और जो सेंटर ऑफ बॉयंसी होता है बेटा वो तो मतलब आप समझ लीजिए इतना डिस्प्लेस फ्लूइड है, वो करीब यहां पे आ जाएगा सेंटर ऑफ बॉयंसी, और ये ऊपर होगा बेटा। यही कंडीशन होती है प्रैक्टिकल कंडीशन। क्योंकि अब अगर बेटा मान लो कि हवा का झोंका आया, या मान लो कि पानी की लहर आई, तो बेटा ये थोड़ा सा जब टेढ़ा होगा ना, तो पता क्या होगा, जब ये थोड़ा सा उधर जाएगा तो कंडीशन ये हो जाएगी, जैसे मान लो ये ऐसे घूमा, टिल्ट हुआ थोड़ा सा, तो जब ये ऐसे होगा ना बेटा, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी इधर चला गया जिसके कारण फोर्स ऊपर को, और सेंटर ऑफ मास इधर आ गया जिसके कारण mg नीचे को। तो बेटा क्या होगा, ये एक टॉर्क जनरेट कर रहे हैं जो वापस आना चाह रहे हैं, हमने इधर किया तो ये वापस आना चाह रहे हैं, तो ये बेटा यही स्टेबल इक्विलिब्रियम है। पर यही सोचिए अगर कंडीशन उल्टी होती, मान लीजिए सेंटर ऑफ मास ऊपर होता और सेंटर ऑफ बॉयंसी नीचे, फिर क्या होता बच्चों, फिर तो बेटा काया पलट हो जाती। अगर जैसे ही हल्का सा हवा का झोंका था, भाई साहब कहानी खत्म, कहानी खत्म, टाइटैनिक शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती भाई। सेंटर ऑफ मास इधर हो जाता, mg इधर को आता, और बॉयंट फोर्स इधर को आता, बस अब ये इसको और घुमा देते, ये होता अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बेटा अगर आपसे पूछे स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर और सेंटर ऑफ मास नीचे, इसलिए नीचे भारी बनाया जाता है, काफी हैवी चीजें नीचे डाली जाती, सारी हैवी मशीनरीज नीचे होती, काफी सारा नीचे आयरन भरा जाता है ना, ताकि वो स्ट्रेंथ भी मिले और वो सेंटर ऑफ मास भी नीचे रहे। प्रैक्टिकली बताऊं तो बेटा शिप में सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ मास के मतलब जो बीच का सेपरेशन है वो 10 मीटर होना चाहिए। ये मतलब जो पूरी दुनिया का जो स्टैंडर्ड है वो यही माना गया है ना, कि अगर 10 मीटर है तो ही शिप को हम मतलब फिर इजाजत रहती है कि भैया अब तुम चला सकते हो, नहीं तो ऐसे नहीं भैया तुम लोगों को लेके चल पड़ो। और अगर मान लो ये दोनों एक ही जगह पे होते हैं, फिर क्या होता बेटा, फिर भी बर्बादी। क्यों, हल्का सा झोंका आता, जब ये घूम भी जाता, मान लो ये थोड़ा सा इधर आ गया, तो भी बेटा वो दोनों एक ही जगह पे रहते। तो अगर हल्का सा अगर मान लो एंगुलर वेलोसिटी है, फिर वो घूमता ही चला जाता, क्योंकि टॉर्क तो कभी जनरेट होना ही नहीं, दोनों एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं तो टॉर्क नहीं आएगा। पर अगर दोनों अलग अलग पॉइंट पे लगे तो टॉर्क आता है, तो टॉर्क आएगा ही नहीं। अगर हल्का सा घूमना जनरेट हो तो घूमता ही चला जाएगा, तो बेटा टॉर्क हमेशा जीरो रहेगा। अगर एक ही पॉइंट पे बेटा फोर्स लग रहे हो इक्वल अपोजिट, तो टॉर्क जीरो होता है,
तो बेटा नेट फोर्स भी जीरो हो गया और नेट टॉर्क भी जीरो हो गया। फिर क्या होगा बेटा, बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगी। अगर घूम गई ओमेगा से तो घूमती चली जाएगी लगातार, फिर तो भैया डुबकी मारनी पड़ेगी, लोगों को मरना ही पड़ेगा, है ना। तो बेटा इक्विलिब्रियम बेटा कब स्टेबल होता है, जब सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर होता है, सेंटर ऑफ मास नीचे होता है। अब बेटा इससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, सवाल ये उठता है कि इससे रिलेटेड क्या हमको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ बिल्कुल पूछा जा सकता है। कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आइए देखते हैं, फटाफट से एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन इसी टॉपिक पे एक। बेटा मान लीजिए मेरे पास एक वुड की रॉड है, अगर मैं उसको अगर पानी पे रख दूं तो बेटा जस्ट वो फ्लोट करेगी, है ना। पर अगर सोचिए मैंने उस पे क्या किया, वुड की एक रॉड है जिसको मैंने वर्टिकल किया और नीचे उस पे एक पॉइंट मास मेटल का एक छोटा सा पीस चिपका दिया जिसका मास स्मॉल है। रॉड का मास कैपिटल एम है, रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, रॉड की जो डेंसिटी है वो रो सॉलिड कह देते हैं और लिक्विड की डेंसिटी को रो एल कह देते हैं या रो कह देते हैं सिंपली, है ना, लिक्विड की डेंसिटी रो। अब बेटा कह रहे बताओ कंडीशन क्या हो ताकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो। अब बेटा देखिए पहली बात, ये एल लेंथ की रॉड, अच्छा ये भी है। अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ही क्या हुआ, ताकि हल्का सा झुका आए तो भी ये सीधी हो जाए। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो होना चाहिए वो सेंटर ऑफ बॉयंसी से नीचे होना चाहिए। अभी समझाया ना, तभी तो ऐसा होगा कि भैया अगर ये नीचे को लगा रहा है ये ऊपर को, अगर हल्का सा टेढ़ा हो भी गया तो भी ऐसे आएगा जो इसको वापस से सीधा करना चाहेगा। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। पर अब सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना आएगा यहां से। बेटा देखो यहीं पे ओरिजिन मान लीजिए, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई मान लीजिए, तो ये तो 0,0 पे हो गया, इसको 0,0 बना दीजिए स्मॉल एम को, तो स्मॉल एम इंटू 0 प्लस कैपिटल एम इंटू L/2, क्योंकि कैपिटल एम का सेंटर ऑफ मास तो कहां पे आएगा, L/2 पे ही आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास रॉड का, अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। बस अब ये लेस देन होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए सेंटर ऑफ बॉयंसी से। अब अगर मान लो पानी के अंदर x है, अगर पानी के अंदर पार्ट x है तो ये x/2 पे आएगा सेंटर ऑफ बॉयंसी, यहां पे बनाना चाहिए था कहीं पे। सेंटर ऑफ बॉयंसी तो बेटा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के सेंटर ऑफ मास पे होता है जब वो डिस्प्लेस नहीं हुआ होता, तो ये लेस देन होना चाहिए x/2। बस ये याद है कंडीशन, कहते हैं अगर कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम तो ये है। अब x कैसे निकालेंगे, x निकालने का तरीका क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाइए, रो AXG ये ऊपर को आया बॉइंट फोर्स, रो AX जो वॉल्यूम पानी के अंदर, रो VG ऊपर को आया और नीचे को क्या है M + mg। बस यहां से x की वैल्यू निकाली, यहां डाल दी, यही कंडीशन हुई स्टेबल इक्विलिब्रियम की। दैट इज सेंटर ऑफ मास इज मतलब सेंटर ऑफ मास इज लोअर, है ना, मतलब लाइज बिलो सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ मास लाइज बिलो सेंटर ऑफ बॉयंसी, तभी होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है तो आप पहचान पाए, काफी आसान क्वेश्चन होता है, पर होता क्या बच्चों को दिमाग में ही नहीं क्लिक करता कि उस टाइम लगाना क्या है। तो मैंने आपको हर एक टाइप की ना एक वैरायटी दिखाने की कोशिश करी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं जो फ्रेम हो सकते हैं। बेटा मैंने बस आपको बताया क्या है, एक बारी फटाफट से देख लेते हैं कैसे हमको ये शिप बेस्ड प्रॉब्लम्स मिलती हैं, उसको भी बहुत ध्यान से एनालाइज कर लेते हैं। कंडीशन क्या थी प्यारे बच्चों, अगर ये एक शिप है, अगर सेंटर ऑफ मास नीचे है, सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर है, तो बेटा कंडीशन क्या होगी, ये नीचे को है ये ऊपर को है, अगर हल्का सा तिरछा हुआ तो बेटा क्या होगा, ये ऐसे, तो ये टॉर्क कैसे जनरेट कर रहे हैं, कैसे टॉर्क जनरेट हो रहा है, ये ऐसे घुमाना चाहिए, आप समझ रहे हैं, ये ऊपर को आ रहा है, इस पे नीचे, आपने हाथ से किसी चीज को घुमा के देखी तो ये वापस घुमाना चाह रहा है इस तरीके से, ऐसे किया तो ऐसे आ गया, एक हवा का झोंका है जिसके कारण थोड़ा सा शिप ऐसे हो, तो अपने आप वो ऐसे होना चाह रहा है। यही तो बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ बॉयंसी से नीचे होता है तो ही होती है कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बस आपको वो रॉड दे दी थी और कह दी था नीचे पॉइंट मास चिपका दिया, तो कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगी, सेंटर ऑफ मास शुड लाई बिलो सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो पहले मैंने सेंटर ऑफ मास निकाला, फिर सेंटर ऑफ बॉयंसी से बोला कि वो नीचे होना चाहिए, बस यही कंडीशन आ गई प्यारे बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम की, ठीक है। और अगर उल्टा हो तो बेटा क्या होता है, अगर सेंटर ऑफ मास ऊपर हो जाए और सेंटर ऑफ बॉयंसी नीचे हो जाए, फिर क्या होगा प्यारे बच्चों, फिर ऐसे ऐसे आ रहा है और हल्का सा अगर टिल्ट हुआ, सेंटर ऑफ बॉयंसी इधर आया और सेंटर ऑफ मास इधर आया, तो ये घूमता ही चला जाएगा, तो ये घूमता ही चला जाए, तो ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
इफ सेंटर ऑफ मास इज अबव सेंटर ऑफ बॉयंसी, तो ये कंडीशन क्या रही है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाऊँ बेटा, बहुत ही सिंपल बातें हैं पर इनको बहुत ध्यान से मतलब आप नोट करते चलिए हर एक बात को, ताकि आप समझ पाएं बहुत कायदे से। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और अगर मुश्किल है भी तो भी हार तो माननी नहीं है प्यारे बच्चों, सीख के ही रहना, और सीखने का तरीका एक ही है, बस लग के देखिए, कोशिश करिए, उसको एब्जॉर्ब करिए और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करिए, तो ही मजा आएगा। आई होप बेटा मैं आपको समझाने में कामयाब हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, कुछ और क्वेश्चंस करने के बाद। आइए बच्चों एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहां पर क्या है प्यारे बच्चों, इसमें हमने एक लिक्विड डाला, जितनी वॉल्यूम इस वाले कंटेनर में डाली उतनी वॉल्यूम इस कंटेनर में डाली है, ठीक है, और उतनी ही वॉल्यूम मैंने इस कंटेनर में डाली। बेस एरिया सबका वही है ए। बताना है बेस पे फोर्स कौन से वाले केस में ज्यादा है। देखो वैसे तो साफ सीधी सी बात आप समझ सकते हैं, अगर सेम वॉल्यूम डाली, बेस एरिया वही है, ऊपर जाते तो एरिया कम हो रहा है, तो ये ज्यादा ऊपर तक भर जाएगा, और ये ऊपर जाते बढ़ रहा है तो ये कम ऊपर तक भरेगा, और ये रिलेटिवली इससे ज्यादा भर जाएगा, तो ये सबसे ऊपर तक जाएगा, इसलिए पी ए प्लस रो जी एच इंटू ए से इस पे फोर्स सबसे ज्यादा आएगा, और ये सबसे कम भरेगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, अगर ऐसा हुआ तो मान लो यहां तक भरेगा, अब मैंने अगर साइड से दबा दिया तो कुछ तो ऊपर हो जाएगा, मान लो यहां तक आ गया, और अगर मान लो मैंने और दबा दिया तो क्या होगा, पानी और ऊपर आ जाएगा। तो जिस केस में सबसे ऊपर आएगा उस केस में प्रेशर सबसे ज्यादा आएगा, प्रेशर इनटू एरिया फोर्स सबसे ज्यादा आएगा। जिस केस में कम होगा उस केस में और कम, इस केस में सबसे कम होगा तो प्रेशर इनटू एरिया फोर्स सबसे कम आएगा, किस केस में, इस केस में। पर ऐसा क्यों, वेट तो वही है पर यहां पे फोर्स कम क्यों आ रहा है, आइए देखते हैं ऐसा क्यों। क्योंकि यहां से बेटा एक नॉर्मल ऐसे आएगा, ये वाले कंपोनेंट जुड़ेंगे तो n के दो कंपोनेंट आ जाएंगे ऊपर को, n साइन थीटा 2n साइन थीटा ऊपर को आया, प्लस यहां से कुछ जो भी इसने, अगर लिक्विड ने बेस पे फोर्स F लगाया तो इसने भी F लगाया होगा, बराबर W हो जाएगा। मतलब n के कंपोनेंट है जो सपोर्ट कर रहा है, F को सपोर्ट कर रहा है, F प्लस n के दो कंपोनेंट मिलके वेट के बराबर है। यहां पे वेट और n के दो कंपोनेंट मिल जा रहे हैं नीचे को, इसलिए बेटा यहां से फोर्स जो आएगा वो ज्यादा चाहिए होगा। ये जो फोर्स आएगा यहां पे n के कंपोनेंट और वेट मिलके F के बराबर हो रहे है ना, तो बेटा यहां पे फोर्स ज्यादा ही आएगा, और यहां पे खाली वेट जो है वो n के बराबर। तो बेटा देखो यहां पर वेट में से वेट जो है वो दो n के कंपोनेंट, ट्वाइस ऑफ n साइन थीटा प्लस F, और यहां पर क्या हो रहा है, W जो हो रहा है वो F के बराबर हो रहा है, और यहां क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, W में कुछ ऐड हो रहा है, n के कंपोनेंट को x कहता हूं, W प्लस x बराबर F हो रहा है। W प्लस n के दो कंपोनेंट आ रहे हैं, n के कंपोनेंट उसको मैंने x कह दिया, बराबर F हो रहा है। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया, बहुत ही सिंपल बात थी। तो सबसे ज्यादा बेटा किस केस में आएगा, इसमें आप डायरेक्टली कह सकते बेटा पी ए प्लस रो जी एच इंटू एरिया सबसे ज्यादा है ना, क्योंकि हाइट सबसे ज्यादा इसी में आएगी, उससे कम इसमें आएगी, और सबसे कम हाइट इसमें आएगी। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया। वो दो तरीके बताए हैं, आपको करना क्या चाहिए बेटा, रिवाइंड करके देख लीजिए अगर कोई दिक्कत हो, चलिए, नहीं तो अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो एक बार मैं आपको और बताने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, इसमें और इसमें प्रेशर से तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। यहां पर बेटा ऊपर को F आया और यहां पे W, यहां पर ऊपर को तो F आएगा और n के दो कंपोनेंट भी ऊपर को आएंगे, तो F प्लस कुछ x बराबर W, तो F तो W से कम हो गया इस केस में, तो इस केस में कम आएगा, करेक्ट है। तो इस केस में अगर मान लो इसको F1 कह देता हूं, इसको F2 कह देता हूं, और इस केस में मान लो F3, तो यहां पे W प्लस n के कंपोनेंट उसको x कहे तो बराबर है। तो यहां पर जो F आ रहा है वो W से ज्यादा आ रहा है, यहां पर जो F आ रहा है वो W से ज्यादा आ रहा है, तो बेटा इसीलिए F3 जो है
वो F1 से बड़ा हो गया, है ना। और यहां पर तो बेटा जो आ रहा है कंडीशन, अगर आप ध्यान से देखिए, इसको मैंने F2 का, F3 जो है वो F1 से बड़ा है और F1 इन टर्न F2 से बड़ा है, क्योंकि F2 जो है बेटा F2 प्लस नॉर्मल के कंपोनेंट बराबर वेट, तो F2 जो आएगा बेटा वो वेट से कम आएगा। F2 जो आएगा प्यारे बच्चों वो वेट से कम आएगा, ठीक है। और अगर मैं प्रेशर वाली बात से बोलूं तो आइए फिर से प्रेशर वाली बात से आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसी बात को प्रेशर से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, सोच के देखिए। अगर ऐसा कंटेनर होता तो यहां तक भरता मान लो, अब मैंने कंटेनर को दबाया, आप समझ रहे पानी ऊपर तक चला जाएगा। फिर अब कंटेनर को और दबा दिया ऐसे तो पानी और ऊपर तक चला जाएगा। तो PA प्लस रो जी एच इंटू एरिया, इस केस में ज्यादा है, इस केस में हाइट कम है तो कम है, इस केस में हाइट और कम है तो सबसे कम आएगा। सेम वॉल्यूम पानी के डालेंगे तो सबसे ज्यादा प्रेशर किस केस में है, जिसमें ऐसा हो। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया, बहुत ही सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल बात है, आपको क्लियर हो पाई होगी, ठीक है। चलिए बड़े आगे, आइए देखते हैं एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके के, और फिर आगे बढ़ाते हैं कहानी को। ये एक बार इसको आप नोट करते चले जाएंगे फटाफट से, और देखते हैं एक और क्वेश्चन। आइए देखो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन है, यहां पर क्या है, ये कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, और इसके अंदर अब मैं एक ब्लॉक को डालने वाला हूं। ये एक वेइंग बैलेंस है, इसकी रीडिंग जो होगी मान लो कि वो W1 होगी, और ये एक और वेइंग बैलेंस पे रखा हुआ है ये कंटेनर, इसकी रीडिंग मान लो W2 होगी। अब मैं इसको कांस्टेंट रफ्तार से नीचे लेके आ रहा हूं, मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है, W1 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और W2 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले W1, जैसे जैसे ये अंदर जाएगा, जैसे जैसे ये अंदर जाएगा, सोच के देखिए। अभी बेटा क्या है, रीडिंग तो इसके वेट के बराबर होगी, लेकिन जैसे जैसे अब ये इसके अंदर जाएगा, सोच के देखिए, ब्लॉक जैसे जैसे अंदर जाएगा, पानी का लेवल यहां तक आया तो रो VG आएगा, जब पानी का लेवल यहां तक हो जाएगा तो रो VG बढ़ जाएगा, इतना वॉल्यूम सबमर्ज्ड हो गई तो रो VG बढ़ जाएगा। तो लगातार जब ये रो VG बढ़ता चला जाएगा, बॉयंट फोर्स बढ़ जाएगा, तो बॉयंट फोर्स प्लस टेंशन, बेटा टेंशन बेसिकली रीडिंग है, FB प्लस T बराबर वेट होगा W1, ये रीडिंग होगी W1, और बेटा FB बढ़ता जा रहा है तो टेंशन क्या होगी, कम होती चली जाएगी। तो पहले जो भी रीडिंग थी W1 जो एक्चुअल वेट रहा होगा, तो W1 वर्सेस टाइम बताऊं तो बेटा पहले लगातार घटेगा, पहले लगातार घटेगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे अंदर जाएगा, सोच के देखिए, जैसे जैसे अंदर जाएगा बेटा सबमर्ज्ड वॉल्यूम बढ़ेगी, रो VG बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो टेंशन ऑटोमेटिकली घटेगी, क्योंकि सम तो वेट के बराबर ही हुआ, सम तो वेट है ना, ध्यान सुनिए। और टेंशन बेसिकली मेरे को प्लॉट करनी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आप ऐसे कह सकते हैं। टेंशन या इसकी रीडिंग बात एक ही, टेंशन प्लस बॉयंट फोर्स बराबर वेट, वेट तो कांस्टेंट है, वेट तो वही का वही है ना, mg रहेगा, ऊपर को फोर्स आएगा FB बॉयंट फोर्स और टेंशन, और नीचे को वेट। अब देखो बेटा, जैसे जैसे अंदर जाएगा बॉयंट फोर्स बढ़ता जाएगा तो टेंशन घटती जाएगी, करेक्ट है, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा जब वो पूरा ही अंदर आ गया, उसके बाद यहां हो या यहां हो, बॉयंट फोर्स तो वही रहेगा, करेक्ट है। और उसके बाद क्या होगा, जब वो बॉटम को टच कर गया तो उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे करोगे, स्प्रिंग रिलैक्स कंडीशन में तो आ रहा है, अभी खिंचाव था, जब ब्लॉक नीचे टच कर जाएगा, सोच के देखिए, ये ब्लॉक नीचे टच कर गया, अभी स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन है, जैसे जैसे आप नीचे करोगे तो इलोंगेशन कम होता चला जाएगा, तो टेंशन फिर हल्के हल्के घट घट के जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा आएगा टेंशन का ग्राफ टाइम के साथ, या आप कह सकते हैं जो वेइंग बैलेंस की रीडिंग आएगी वो इस तरीके से, पहले घटेगी फिर कांस्टेंट फिर घटेगी। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाऊं, कोई खास बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और इसकी रीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, W2 की, बेटा इसकी रीडिंग पे क्या फर्क पड़ने वाला, ध्यान से देखिए, W2 वर्सेस टाइम। बेटा जैसे जैसे आप इसको अंदर लेके आएंगे, जब ये अंदर आएगा, सोच के देखिए, जब ये पानी में अंदर आएगा तो लेवल थोड़ा सा पानी का बढ़ेगा, क्योंकि जब ये अंदर जाएगा तो ये पानी को धकेल के ऊपर कर देगा, पानी को धकेल के ऊपर कर दो, PA प्लस रो GH इंटू ए, नीचे को फोर्स बढ़ जाएगा, नीचे को फोर्स बढ़ जाएगा, तो नीचे को फोर्स बढ़ेगा बेटा। यहां पर जो भी था ना, जब तक ये अंदर को आ रहा है
तब तक जब तक ये अंदर आता चला जाएगा तब तक लेवल बढ़ता चला जाएगा। ये आप पता क्या कह सकते हैं, एक तो यहां से नॉर्मल ऊपर को आ रहा है और एक यहां से टेंशन ऊपर को आ रही, बाकी तो इंटरनल फोर्स है। इसने इस पे पॉइंट लगाया, पानी ने इस पे लगाया, इसने पानी पे लगाया, वो तो नेट फोर्स जीरो है अगर पूरे सिस्टम को कंसिडर कर लो। तो एक W2 ऊपर को है, यहां से जो बेटा वेइंग मशीन पे जो नॉर्मल वेइंग मशीन क्या रीड करती है, नॉर्मल फोर्स, ये ऊपर को लग रहा है, टेंशन ऊपर को है। तो इन दोनों का रीडिंग का सम तो कांस्टेंट आएगा ना बेटा, जितना ये घटता जाएगा उतना ही तो ये बढ़ना चाहिए। नहीं तो मैं कह सकता हूं पानी का लेवल बढ़ेगा और PA प्लस रो GH इंटू ए से बढ़ेगा। जैसे जैसे पानी के अंदर ब्लॉक जाएगा लेवल ऊपर आएगा, PA प्लस रो GH प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर इंटू एरिया फोर्स बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। कब तक? जब तक वो ग्राउंड को टच ना कर जाए, जब तक वो ग्राउंड को टच ना कर जाए। अब फिर से वही बात, ये घट रहा है, ये क्या हो रहा है, ये घट रहा है, तो इसको बढ़ना ही चाहिए। पर क्यों? रीजन, क्योंकि बेटा जब जस्ट टच किया, जब आप इसको नीचे करोगे, अब ये स्प्रिंग खिंचा हुआ था, आपने इसको कम किया तो यहां टेंशन कम हो गई, तो टेंशन बॉइंट फोर्स तो फिक्स है, अब टेंशन को आप कम कर रहे हो तो यहां से नॉर्मल फोर्स जो है वो आने लग जाएगा, तो इसका रिएक्शन इस पे आने लग जाएगा और उसी के कारण रीडिंग बढ़ने लग जाएगी। आप बेटा सिंपल सी बात सुनिए, कोई एक बना लीजिए ग्राफ, जैसे इसका आपने रीडिंग का बना लिया विद टाइम, ठीक है, पहले घटेगा, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अंदर आएगा तो बॉइंट फोर्स बढ़ेगा। आप सोचिए, आप सोच के देखिए, मान लीजिए मैं वेइंग मशीन पे खड़ा हूं और साथ में ना मैंने सपोर्ट ले लिया ऐसे करके किसी चीज से, और मैं नीचे पुश करूं तो वेइंग मशीन की रीडिंग कम हो जाएगी, मैं ज्यादा जोर से पुश करूं तो रीडिंग और कम हो जाएगी। मतलब मेरे हाथ पे फोर्स आ रहा है ना, मेरे को कोई अगर ऐसे ऊपर को उठा दे, कोई अगर हाथ लगाए मेरे को ऐसे सपोर्ट दे ऊपर को, तो वेइंग मशीन पे रीडिंग क्या आएगी, कम आएगी। तो बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, जैसे जैसे बॉइंट फोर्स बढ़ेगा तो इसकी रीडिंग कम होगी, ठीक है, इसकी रीडिंग कम होगी, जैसे जैसे बॉइंट फोर्स बढ़ेगा रीडिंग कम होगी। करेक्ट हो गई बात? जब ये पूरा अंदर आ जाएगा तो बेटा फिक्स हो गया, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रहेगी, और फिर जब स्प्रिंग में इलॉन्गेशन था, जैसे जैसे आप आगे लेके आओगे तो स्प्रिंग हल्के हल्के रिलैक्स कंडीशन में है। करेक्ट है? और इससे जो फोर्स आ रहा है वेइंग मशीन से, नॉर्मल फोर्स, और इसका जो फोर्स है T, वही एक्सटर्नल फोर्स है, उनका सम कांस्टेंट होगा क्योंकि उनको इसको और इसको बैलेंस करना था। सिंपल बात है। तो जब ये घट रहा है तो वो बढ़ेगा, तभी सम कांस्टेंट रहेगा, जब वो कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है, जब वो घटेगा तो ये बढ़ेगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। एक केस और हो सकता है, वो क्या, आइए देखते हैं। मान लीजिए बेटा, ध्यान से सुनते चले जाइए, मैं आपको पक्का क्लियर कर दूंगा हर चीज। मान लीजिए ये कंटेनर जिसमें हम ब्लॉक को डुबो रहे थे ऊपर से लाके, वो पूरा ऊपर तक भरा होता, फिर क्या फर्क पड़ता? तो जो टेंशन है विद टाइम, जो टेंशन है विद टाइम वो कैसे वेरी करती प्यारे बच्चों? वो तो अभी भी घटती। करेक्ट है? करेक्ट है, बिल्कुल घटती। जो टेंशन का ग्राफ आता विद टाइम, क्योंकि बेटा जैसे जैसे अंदर जाएगा बॉइंट फोर्स बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट रहती और फिर से घटती, वही आया। लेकिन यहां पर बेटा जो नीचे जो वेइंग मशीन की रीडिंग थी ना, उसमें फर्क आ जाएगा, है ना। मान लो W रीडिंग, तो जो भी वेइंग मशीन की रीडिंग थी वो अभी बढ़ेगी नहीं बेटा, वो कांस्टेंट रहेगी यहां तक। क्यों? क्योंकि यहां पर बेटा जो ऊपर को फोर्स था, जो मैंने पहले बोला था, वो स्टेटमेंट क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहां पे पानी गिर गया नीचे, तो उस वेट को संभालना ही नहीं है। आप ये कह सकते हैं जब ये अंदर भी आएगा तो भी लेवल ऑफ वाटर वही है, तो PA प्लस रो GH, हाइट वही है, नीचे को फोर्स वही है, तो वेइंग मशीन की रीडिंग वही है, जो कि पहले केस में बढ़ रही थी क्योंकि लेवल बढ़ रहा था। अब यहां पर लेवल फिक्स है। और अगर आप ऐसे देखना चाहते हैं कि जो इससे नॉर्मल आएगा और जो इससे टेंशन आएगी, उसको इसको और इसको बैलेंस करना था, लेकिन पानी भी तो गिर जा रहा है, पानी भी तो गिर जा रहा है, इसलिए अगर टोटल घट रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके बाद तो बेटा जब वो टच करेगा, टच करने के बाद जब आप नीचे लेके आओगे, जब वो ढीला पड़ेगा तो बेटा अब कुछ नहीं गिर रहा है, जब जब ये घटेगा उसके बाद फिर तो ये बढ़ेगा। बस ये हो गया प्यारे बच्चों। आई होप मैं आपको ये क्वेश्चन समझा पाया हूं, है ना। और अगर नहीं आया तो आइए देखते, एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बार खुद से भी ट्राई करिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए बेटा मेरी बात सुनिए, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। पहले एक बार फिगर फिर बना लेते हैं। जब ये ब्लॉक
जब ये ऊपर तक भरा हुआ है, जब ये हल्के हल्के नीचे आएगा तो बॉइंट फोर्स बढ़ेगा, बॉइंट फोर्स प्लस टेंशन वेट के बराबर है, तो बॉइंट फोर्स बढ़ेगा तो टेंशन कम होगी। फिर जब पूरा अंदर आ गया तो कांस्टेंट रहेगी। फिर जब ग्राउंड को टच कर गया तो जैसे जैसे आप नीचे करोगे स्प्रिंग रिलैक्स होता जाएगा, तो फिर स्प्रिंग में आप रीडिंग कम करते जा रहे हो ना। जैसे मान लो आपने आलू तोल रखे हैं, अब आलू को आपने हाथ पे रख लिया, हल्के हल्के नीचे कर रहे हो, तो भैया वो अपने आप रिलैक्स कंडीशन में आ रहा है ना, तो रीडिंग 0 की तरफ जा रही है। आ गया समझ में? और इसमें क्या होगा बेटा, यहां पर जब तक वो ग्राउंड को टच नहीं करेगा तब तक कांस्टेंट, क्योंकि जब जब ये नीचे आएगा पानी का लेवल नहीं बढ़ रहा है इस केस में, तो पीए प्लस रोजीएच वही है इनटू एरिया फोर्स वही है, तो बेटा अगर नीचे को फोर्स वही तो वेइंग मशीन की रीडिंग कांस्टेंट रहेगी। पर जब वो ग्राउंड को आके टच कर गया, हाँ अब आप सोचिए, अब बेटा जो प्रेशर इनटू एरिया तो वही है, लेकिन बेटा जब आपने इसको ढीला किया, जब आपने इस पे ऊपर को फोर्स कम किया, तो अब जो वेट है वो तो इसका नीचे को था ही, बॉयंट फोर्स ऊपर को था ही, और ये ऊपर को, इन दोनों ने मिलकर उसको बैलेंस किया था। इसको आपने कम कर दिया तो यहां से नॉर्मल आ जाएगा ना, और नॉर्मल का एक रिएक्शन आ जाएगा नीचे को, मतलब वेइंग मशीन की रीडिंग फिर उसके बाद बढ़ने लग जाएगी। उसके बाद आप ये कह सकते हैं बेटा पानी और ब्लॉक, जब पानी गिर रहा था तो टोटल अगर रीडिंग कम भी होती, एक घट रहा है दूसरा कांस्टेंट है, तो रीडिंग कम हो रही है। क्यों? क्योंकि पानी गिर जा रहा है बाहर। टी प्लस इसकी रीडिंग टी प्लस एन, टी प्लस एन ने दो चीजों को बैलेंस कर रखा है, एक ब्लॉक को एक पानी को। पहले पानी कम हो रहा था, पहले पानी बाहर गिर जा रहा है, तो टोटल रीडिंग कम हो रही, क्योंकि एक कम हो रहा है दूसरा कांस्टेंट है। बाद में बेटा जब ये ग्राउंड को टच कर गया तो पानी नीचे नहीं गिर रहा है, तो जब इसकी रीडिंग कम होगी स्प्रिंग की, तो इसकी बढ़नी ही चाहिए। बस बेटा इतना समझाना चाह रहा हूं, आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए ऐसा करते हैं, एक आध क्वेश्चन और कर लेते, ताकि फ्लूइड स्टैटिक्स को आज मैं चाह रहा हूं कि, मैं वैसे कल कह रहा था समाप्त हो जाएगा, हो नहीं पाया, आज के लेक्चर में खत्म करते हैं, कायदे से करते हैं, एक एक चीज को अच्छे से कवर करते हैं। चलिए ये देखिए प्यारे बच्चों, अब देखो इसमें क्या है प्यारे बच्चों, यहां पर क्या है, ये एक ये आधा सिलेंडर है, यहां से हिंज्ड है, इसके अबाउट घूम सकता है, पानी भर दी हमने यहां तक। अब फटाफट से ये बताइए, जब मैं अभी मैंने इसको पकड़ रखा है, जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो ये किधर को घूमेगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या नहीं घूमेगा, या बता नहीं सकते। सोचिए ध्यान से बेटा, स्क्रीन को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है बेटा, इसके अबाउट ये घूम सकता है, ये हिंज है, ये आधा सिलेंडर है, तो इधर भी घूम सकता है, इधर भी, किधर को घूमेगा आपको ये बताना है। तो कोशिश करिए बेटा, ट्राई करिए ध्यान से, देखिए जरा किधर को घूमेगा। फ्लूइड का प्रेशर आएगा, प्रेशर इनटू एरिया से फोर्स आएगा, उस फोर्स का टॉर्क किधर को आएगा, बस आपको ये बताना है। मन लगाइए, ध्यान से देखिए बेटा। देखो बेटा, आपको ना हार नहीं माननी है ना, खुद से भी ट्राई करिए। पीडीए छोटा सा फोर्स आया, पीडीए छोटा सा फोर्स आया, पीडीए छोटा छोटा फोर्स आ रहा है, और हर एक फोर्स बेटा एरिया के परपेंडिकुलर आएगा यहां से, और वो यहीं से पास करेगा। तो इन सारे फोर्सेस का सम 0। यहां पे थोड़ा छोटा दिखाना चाहिए था, यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे और बड़ा, क्योंकि नीचे आते थे प्रेशर ज्यादा होगा। पर बेटा वो सबका टॉर्क 0 है, फायदा ही नहीं कुछ हुआ। पर बेटा यहां पर ऊपर से कम आ रहा है टॉर्क, इधर को प्रेशर इनटू एरिया, लेकिन यहां पे से ज्यादा है, तो इसका टॉर्क नेट में इधर को आएगा, तो किधर को घूमेगा, ऐसे। कौन सा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। नहीं है, फिर से बताया तो ये है, ये तो समझ में आ गया। पीडीए 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 पीडीए, ये सब यहीं से पास कर, इसका टॉर्क तो 0, यहाँ पे कम आ रहा होगा फोर्स, नीचे आते आते बढ़ रहा है, तो इनका टॉर्क कम है, इधर को टॉर्क जो इनका आ रहा है, इधर को टॉर्क जो आ रहा है वो कम आ रहा है, इसके बोट एफ इनटू आर, जो इधर को टॉर्क आ रहा है वो कम आ रहा है, लेकिन यहां से फोर्स ज्यादा है, आप समझिए, इसके बोट घूम सकता है, यहां से ज्यादा फोर्स आ रहा है, यहां से कम आ रहा है, तो इधर को घूमेगा, और ये डायरेक्शन कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाऊं, बहुत ही सिंपल बात है। आइए लास्ट चीज पे चलते हैं, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ बेटा पता क्या कहता है, पास्कल्स लॉ, टूथपेस्ट को दबाते टूथपेस्ट बाहर आ जाती है ना। एक्चुअली बेटा होता क्या है कि, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पास्कल्स लॉ बेटा देखो, जब मैंने डिराइव किया था पीए प्लस रोजीएच, कैसे डिराइव किया था, मैंने कहा था एक छोटा सा कोई भी टेढ़ा मेढ़ा शेप का कंटेनर होता, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, ये हटाइए बाउंड्री यहां से। मैंने कहा था कोई भी टेढ़ा मेढ़ा शेप का कंटेनर, उसमें मैं एक सिलेंडर ले लूंगा छोटा सा, ठीक है। और मैंने कहा था पीए इंटू ए नीचे को आ रहा है, साइड से फोर्स आ रहे होंगे पर वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे,
और यहाँ पे प्रेशर मान लो P है, तो P इंटू ए ऊपर को आ रहा है, और A और इसकी हाइट मान लो h है यहां से लेके यहां तक, तो A इंटू एच हो गई वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया मास इंटू जी वेट, तो PA प्लस रो ए एच जी, ये नीचे को हो गया बराबर P इंटू ए, और A को उड़ा दीजिए धड़ाम से, तो P क्या आ जाएगा PA प्लस रो जी एच। P क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों PA प्लस रो जी एच। आई होप कोई दिक्कत नहीं है ना, बड़े आराम से समझ में आ रहा है। पर अब सोच के देखिए बेटा, अगर मैं यहां पे एक कंटेनर ले लूं, यहां पर बेटा अगर मैं प्रेशर को बढ़ा दूं किसी भी चीज से, मान लो यहां पर अब रह गया प्रेशर, इस वेट पे मैंने फोर्स लगा दी कुछ भी, और यहां पे प्रेशर PA के बदले PA प्लस डेल्टा P हो गया। अब सोच के देखिए, अगर यहां से मैं एच हाइट नीचे जाऊं तो यहां पे प्रेशर क्या आएगा, PA प्लस डेल्टा P तो था ही, प्लस रो जी एच और आ जाएगा। बेटा ये किसके कारण आ रहा था, रो जी एच किसके कारण आ रहा था, इसके वेट के कारण, इसका जो वेट है ना उसके कारण जो फोर्स है, PA ये तो था ही, अब PA प्लस डेल्टा P आ गया, मैं कह सकता हूं रो ए एच जी तो वही है, पर एक डेल्टा P इंटू ए तो एक्स्ट्रा आ गया, तो जो P आ जाएगा वो PA प्लस डेल्टा P प्लस रो जी एच आ जाएगा। मतलब जो पहले प्रेशर था अगर यहां जो बढ़ा, जो टॉप पे बढ़ा, उतना ही यहां पे भी बढ़ जाएगा, हर जगह इंक्रीज उतना ही आ जाएगा। मतलब एक्सेस प्रेशर इज ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लूइड्स, एक्सेस प्रेशर इज ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लूइड्स। बेटा देखिए ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आइए समझाने की कोशिश करता हूं, इसका फायदा क्या है ये बताने की कोशिश करता हूं। एक्सेस प्रेशर इज ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लूइड्स, मतलब पूरे के पूरे फ्लूइड में उतना ही प्रेशर ट्रांसफर हो जाता है। बेटा जो मैंने इंक्रीज किया ना हर जगह वही ट्रांसफर हो जाए, टूथपेस्ट मैंने यहां पे इंक्रीज किया, हर जगह ट्रांसफर हुआ, और जहां पर ओपनिंग थी वहां पे बेटा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बाहर तो एटमॉस्फेरिक है, अंदर मैंने बढ़ा दिया, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, पेस्ट बाहर आ गई, टूथपेस्ट बाहर आ गई। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए, बड़ी सिंपल बात बताना चाहता हूं, आप लोगों को समझाना चाहता हूं। मैं बस प्यारे बच्चों आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर मान लो ऐसा हो, यहां पर बेटा एक मेरे को बड़ी सी गाड़ी को उठाना है, ठीक है, और यहां पर मैंने एक छोटा सा मतलब एक तरफ बड़ा क्रॉस सेक्शन एक तरफ छोटा। अब सोचो यहां पर मैंने F फोर्स लगा दिया, तो यहां जो प्रेशर, और मान लो इसका एरिया है यहाँ पे स्मॉल है और इधर है कैपिटल है, और कैपिटल है मान लो इसका 1000 टाइम्स है, तो यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, अब या आप कह लीजिए ऊपर को फोर्स निकालिए, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो था ही, तो ऊपर से PA इंटू ए तो था ही, प्लस F और आ गया, तो PA इंटू ए ये तो था ही नीचे, प्लस F और आ गया, ठीक है, बराबर P इंटू ए। मान लो यहां पे प्रेशर अब P हो गया, तो P इंटू ए, तो बेटा P कितना आ गया, PA प्लस F बाय, मतलब जो आपने फोर्स लगाया, जो आपने फोर्स लगाया उसके कारण जो प्रेशर है वो एक्स्ट्रा प्रेशर हो गया, PA प्लस यही डेल्टा P। अब बेटा जो यहां प्रेशर है सोच के देखिए, यहां पर रो जी एच बढ़ेगा, और यहां पर तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे वही रहेगा क्योंकि एक्सेलरेट तो कर ही रहा इधर उधर। क्यों बेटा, यहां पर जो प्रेशर है बेटा वही तो यहां पे प्रेशर होगा, नहीं तो ये लिक्विड फ्लो कर रहा होता ना, यहां पे लिक्विड भरा हुआ है, जो यहां प्रेशर है वही यहां होगा, नहीं तो लिक्विड फ्लो कर रहा होता। तो अगर यहां पे PA प्लस F बाय ए प्लस रो जी एच, तो यहां पे PA प्लस F बाय ए प्लस रो जी एच, ऊपर जाएंगे तो माइनस रो जी एच, तो यहां पे भी प्रेशर क्या है PA प्लस F बाय ए। अब ऊपर को फोर्स क्या आ जाएगा, PA तो ऊपर भी है, तो PA इंटू ए तो नीचे को आ ही रहा है, लेकिन यहां से ऊपर को क्या आ रहा है, PA इंटू ए आ रहा है, वो तो कट गया, पर F बाय ए इंटू ए। अब अगर A इसका 1000 टाइम्स है तो हमने F लगाया, यहां पे 1000 F आ गया, 1000 गुना ज्यादा फोर्स आ गया। मतलब हम एक बड़ी सी गाड़ी को उठा सकते हैं थोड़ा सा फोर्स लगा के, हम एक बड़ी सी गाड़ी को उठा सकते हैं प्यारे बच्चों थोड़ा सा फोर्स लगा के। आइए एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूं, पर आप कोशिश करिए बेटा, आप भी समझने की कोशिश करिए, पक्का समझा पाऊंगा आपको। मैंने बस बेटा आपको इतनी सी बात बताई है, कोशिश करिए समझने की। एक बार पास्कल्स लॉ फिर से बता देता हूं बेटा, एक्सेस प्रेशर इज ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लूइड्स अनडिमिनिश्ड, मतलब वही का वही एक्सेस प्रेशर हर जगह ट्रांसफर होगा, और होना भी चाहिए। बेटा पहले अगर प्रेशर यहां पे PA था, मैंने इसके ऊपर ये रख दिया, अब मैंने फोर्स लगाया जिसके कारण यहां पे प्रेशर अगर PA प्लस डेल्टा P हो गया,
आप सोच के देखिए बेटा, अगर यहां पी ए प्लस डेल्टा पी हो गया तो नीचे को फोर्स क्या रहा है, पी ए प्लस डेल्टा पी इंटू ए इंटू एच वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी वेट, ये भी नीचे को हो गया। और यहाँ पे प्रेशर मान लो कुछ पी डैश है, पी डैश इंटू ए ऊपर, तो पी डैश इंटू ए, अब ये लिक्विड है तो इक्विलिब्रियम में, बराबर रो ए एच जी प्लस पी ए प्लस डेल्टा पी इंटू ए, प्रेशर पी ए प्लस डेल्टा पी, डेल्टा पी से मैंने प्रेशर बढ़ा दिया और यहां से क्या आएगा, ए कट गया, ए कट गया, ए कट गया, तो प्रेशर क्या गया पी डैश, जो पहले पी ए प्लस रो जी एच था उसमें डेल्टा पी एक्स्ट्रा गया, दैट इज हर जगह उतने से ही बढ़ गया। प्रेशर इज एक्सेस, प्रेशर इज ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, मैं फिर बताना चाह रहा हूं आपको, जो एप्लीकेशन आपको बताई हाइड्रोलिक लिफ्ट, बेटा इसकी मेन एप्लीकेशन ही वही है हाइड्रोलिक लिफ्ट। उसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, यहां पर एक क्रॉस सेक्शन है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। यहां पे एक गाड़ी को उठाना चाहते हैं हम, यहां पे एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी है ना, और ये एक छोटा क्रॉस सेक्शन है, ये मासलेस पिस्टन मान लीजिए, तो पी ए इंटू ए तो नीचे को फोर्स था ही, प्लस एफ मैंने और लगा दिया, और यहां पे प्रेशर अब हो गया मान लो पी। ठीक है, तो पी इंटू ए ऊपर को हो गया, तो पी इंटू ए बराबर, ओ सॉरी ये स्मॉल है, एरिया यहां पे स्मॉल है, तो P इंटू ए बराबर पी ए इंटू ए नीचे को प्लस एफ बी नीचे को, तो P कितना आ गया प्यारे बच्चों, पी ए प्लस एफ बाय ए से डिवाइड कर दीजिए, और जो यहां प्रेशर होगा बेटा वही यहां प्रेशर होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे प्रेशर अब आएगा पी ए प्लस एफ बाय ए प्लस रो जी एच, और बेटा जो यहां प्रेशर होगा वही यहां, क्यों, नहीं तो ये लिक्विड फ्लो कर रहा होता, इक्विलिब्रियम में फ्लो नहीं कर रहा। करेक्ट है, करेक्ट है, तो यहां पर भी वही प्रेशर आ गया, ऊपर जाएगा तो रो जी एच से कम होगा, तो यहां पर भी प्रेशर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, पी ए प्लस एफ बाय ए। ठीक है, पी ए तो ऊपर भी, तो पी ए इंटू ए नीचे को फोर्स आएगा, और पी ए प्लस एफ बाय ए यहां पे प्रेशर है, इंटू ए ऊपर को आएगा, तो नेट में ऊपर को कितना है, पी ए तो कैंसिल, एफ बाय ए इंटू कैपिटल ए, ये आया बेटा लिफ्ट फोर्स, जो लिफ्ट करने के लिए फोर्स आ रहा है वही आ रहा है। अगर कैपिटल ए स्मॉल ए का 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स हो गया फोर्स, हमको एफर्ट कम लगानी पड़ रही है, हमको एफर्ट कम लगानी पड़ रही है, इसी को बोलते हैं बेटा मैकेनिकल एडवांटेज, कि भैया अगर हमने फोर्स लगाया कुछ और आगे ट्रांसफर उससे ज्यादा हो जाए, है ना, तो बेटा ये हो गई मैकेनिकल एडवांटेज। और बेटा यहां पर क्या हमने 1000 टाइम्स फोर्स बढ़ा दी, पर ऐसा ना सोचे बेटा एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी वही है। क्यों, क्योंकि सोच के देखो, अगर यहां पे 1000 टाइम्स एरिया है, अगर मैं इसको धकेलूंगा यहां पे, तो ये ऊपर तो बहुत कम ही जाएगा ना, वर्क वही रहेगा बेटा, वर्क ना समझे, वर्क चेंज हो जाएगा, है ना। इस वाले पर्टिकुलर पार्ट को अब बस मैं आपको इतना कह सकता हूं बेटा, जब एरिया कम होता है ना, पानी फ्लो कर रहा, एरिया कम हो, जितना आप एरिया पाइप का कम करते हैं तो उतना पानी तेज जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो यहां पर एरिया कम है तो यहां ज्यादा चलेगा और यहां पे वेलोसिटी कम होगी, तो यहां पर फोर्स जरूर है कि एफ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हो रही है यहां पे, ये वर्क हुआ। और यहां पे क्या वर्क हुआ बेटा, यहां पर क्या है, यहां पर फोर्स तो बहुत ज्यादा हो गया पर डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हो रही है, सेम वर्क ही होगा। जब आपको डायनेमिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे प्रूव कर दूंगा सेम ही होना चाहिए, है ना। पर बेटा अभी तो मान लेंगे कि सेम ही होगा, ऐसा मान लेंगे एक बार कि सेम ही आना चाहिए। तो ये है प्यारे बच्चों पास्कल्स लॉ, ये क्या है, पास्कल्स लॉ। एक चीज बेटा और बताना चाह रहा हूं, आज छोटी छोटी चीजें जो जो बची हुई हैं हाइड्रोस्टैटिक्स की वो खत्म कर रहा हूं। मैंने आपको पढ़ाया इस तरीके से ताकि पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज्यादा फोकस किया। अब बेटा बैरोमीटर, बैरोमीटर एक्चुअली होता क्या है कि बुक्स में कई बार ना इसमें दे देते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स में, इसलिए मैं यहां पढ़ा रहा हूं, नहीं तो वैसे मेरी आदत हमेशा यही है कि मैं आपको केटीजी में पढ़ाता हूं, क्योंकि उसके सबसे बढ़िया जो क्वेश्चंस बनते हैं वो केटीजी में ही बनते हैं। अभी तो खाली मैं आपको बस बता के निकल जाऊंगा कि ये बैरोमीटर होता है। बेटा बैरोमीटर किस लिए यूज करते हैं, बुखार नापने के लिए। किस लिए यूज करते हैं बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए यूज करते हैं, बुखार नापने के लिए नहीं करते हैं, है ना। होता क्या है बेटा, एक मरकरी फिल्ड कंटेनर होता है, ठीक है, इसमें मरकरी होती है, हम उसमें एक यूट्यूब डुबो देते हैं और फिर हल्के हल्के उसको ऊपर उठा देते हैं। एक टाइम के बाद मरकरी और ऊपर नहीं जाती, जितना मर्जी खींच लो, है ना। और ऊपर प्रेशर क्या है, जीरो, क्योंकि बेटा कोई एयर ट्रैप्ड ही नहीं है,
है ना, और ये हाइट h है। तो यहाँ पे बेटा प्रेशर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे प्रेशर क्या आ जाएगा इस पॉइंट पे रो जी एच, बस बेटा। और यहाँ पर क्या है पी ए, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, नहीं तो लिक्विड फ्लो कर रहा होता। तो जब हम बोलते हैं हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, हम बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, तो बेटा बेसिकली रो जी एच, वहां पे अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकालना चाहते हो तो रो जी एच हो जाएगा प्रेशर, है ना। तो ये होता है हाइट ऑफ मरकरी कॉलम का मतलब। अब कोई कह दे अगर मान लो यहाँ पे हमने हल्का सा छेद कर दिया तो क्या मरकरी बाहर आएगी? बेटा यहाँ पे प्रेशर आके हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, तो यहाँ पे एयर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर इसमें प्रेशर कम है, तो यहाँ से मरकरी बाहर नहीं निकल पाएगी। हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर फॉल मतलब फ्लो करता है बेटा फ्लूइड, तो यहाँ से मरकरी बाहर निकल पाएगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। अब बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सुने बहुत ध्यान से। ये जो बैरोमीटर में हाइट आ रही है, हाँ अगर मैं यहां से बेटा होल्ड कर दिया तो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये पक्का है कि यहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा और ये फिर फ्लूइड को नीचे फ्लो करा देगा। मरकरी नीचे फ्लो करती चली जाएगी, मरकरी क्या करती जाएगी? नीचे फ्लो करती चली जाएगी, क्योंकि यहां पर बेटा हमने क्या किया, प्रेशर को बढ़ा दिया, है ना। तो यहां पर पीए तो यहीं पे प्रेशर हो गया प्लस रो जी एच, तो हायर टू लोअर प्रेशर बेटा मरकरी यहां पे फ्लो करती चली जाएगी, हल्के 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 खाली हो जाएगा। ठीक है, मतलब लेकिन यहां से मरकरी बाहर नहीं आएगी, मरकरी विल नॉट कम आउट ऑफ द ट्यूब से बाहर, क्योंकि यहां पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, आइए देखिए। अब बेटा मैं बस आपको यह बताना चाह रहा हूं कि हाइट ऑफ मरकरी कॉलम में क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं इस बैरोमीटर को एक्सेलरेट कर दूं। एक लिफ्ट में रखा है, अगर मान लो मैं इसको एक्सेलरेट कर दूं ऊपर को, तो बेटा क्या फर्क पड़ेगा? बेटा आप सोच के देखिए, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले क्या प्रेशर था यहाँ पे रो जी एच, और वो पीए के बराबर होना चाहिए। पर बेटा अब जो बढ़ने का तरीका होगा वो रो जी एच थोड़ी ना होगा, रो जी प्लस ए इंटू एच, रो जी इफेक्टिव इंटू एच से बढ़ता है, एच डैश कह लीजिए, होना तो पीए के बराबर ही चाहिए तभी फ्लो नहीं करेगा। तो अगर बेटा ये वाली क्वांटिटी बढ़ गई, आप सोचिए रो जी एच पहले भी पीए था, अब क्या रहा है, अब रो तो वही है, जी प्लस ए हो गया, जी इफेक्टिव कह लीजिए इंटू एच डैश। तो अगर बेटा जी इफेक्टिव बढ़ गया तो एच डैश कम होना चाहिए। आप सोच सकते हैं वैसे भी अगर ऊपर जा रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो सूडो फोर्स लगेगा, थोड़ा नीचे आएगा। आप फील करने की कोशिश करिए, मेरे को लगता है मैं आपको समझा पाया हूं। बेटा पहले पीए यहां पे फोर्स था, पीए इंटू ए ऊपर को आ रहा था, है ना, पहले वो mg को बैलेंस करता, अब mg प्लस ए नीचे हो गया तो उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा ही निकल जाएगा नीचे, है ना। तो बेटा हाइट जो है वो कम हो जाएगी। और सिमिलरली अगर इसको नीचे को एक्सेलरेट कर देंगे तो जी इफेक्टिव कम हो जाएगा, जी इफेक्टिव कम हो जाएगा तो हाइट बढ़ जाएगी। आई होप बेटा मैं आपको समझा। और अगर वेटलेसनेस कर दी, छोड़ दे इसको, तो बेटा बिल्कुल टॉप तक चला जाएगा, क्योंकि जी इफेक्टिव 0 हो गया, तो पीए उसको खींच के यहां पर पहुंचा देगा। मतलब अगर कोई कह दे कि हमने इसको ऐसे पकड़ के छोड़ दिया, वेटलेसनेस कंडीशन कर दी, तो बेटा तो प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं नीचे आने में। यहां पे पीए बस वो धकेल के इसको ऊपर करता चला जाएगा और यहां तक पूरा भर देगा ऊपर तक। वेटलेसनेस में कहां तक पहुंच जाएगा बेटा? ऊपर तक। मैं फिर बता दे रहा हूं बेटा, है क्या प्यारे बच्चों, जब हम इसको नीचे लेके जा रहे हैं, अभी एच हाइट थी, रो जी एच पीए था, अब मैं इसको ए से नीचे लेके जा रहा हूं, अब क्या हो जाएगा, रो जी इफेक्टिव एच डैश, और जी इफेक्टिव क्या है बेटा, जी माइनस ए इंटू एच डैश। ये कम हो गया इसलिए ये बढ़ जाएगा, जितना ये कम करते जाओ उतना ही बढ़ता जाएगा। इसको 0 कर दिए तो बेटा ये तो टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा ना, अब यहाँ जहां तक ट्यूब है वहीं तक जा सकता है। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। बहुत ही सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल बात है। ऐसी चीजें बेटा आप हालांकि केमिस्ट्री में भी पढ़ लेते हैं, गैस लॉज में, है ना। जस्ट बता इसलिए रहा हूं ताकि सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। अब अगर मान लो कि क्वेश्चन ऐसा आ जाए बेटा 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम का मतलब क्या होता है, पहले तो ये सुन लीजिए। 0.76 मीटर ऑफ मरकरी कॉलम मतलब 0.76 मीटर का मरकरी कितना प्रेशर लगाएगा। 13.6 इंटू 10 की पावर 3 ये डेंसिटी होती है, इंटू जी 9.8 इंटू दिस, जिसकी वैल्यू आती है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 अप्रोक्सीमेटली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
प्यारे बच्चों बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम का मतलब उतनी हाइट कितना प्रेशर जनरेट करेगी। अब मान लो कोई कह दे हमने क्या किया, हमने ट्यूब ली ही 50 सेंटीमीटर की है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। तो यहां पे 75 है, तो कोई पूछे टॉप पे प्रेशर कितना हो, तो टॉप पे प्रेशर कितना हो बताइए जरा ध्यान से। यहां 75 है तो यहां पे क्या देगा 75, अगर ये 50 सेंटीमीटर की ट्यूब है तो यहां पे क्या देगा बेटा 25 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। बेटा 75, यहां हमने 50 सेंटीमीटर की ट्यूब ली तो यहां पे प्रेशर क्या देगा 75 माइनस 50। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। बेटा यही था सब कुछ जो बैरोमीटर के बारे में मेरे को आपको बताना था। ठीक है बच्चों, इसको फटाफट से नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रखेंगे। यही था बेटा फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में मैंने सब कुछ बताया। बाकी बेटा सब कुछ का मतलब ये नहीं होता है कि मैं आपको हर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को टच कर दूं। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप होमवर्क में करेंगे और हम होमवर्क डिस्कशन में आपके साथ उसको डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि वैरायटी तो क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा है। अगर मैं सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन साथ में लेके आना चाहूँ तो फिर तो बेटा वो लेक्चर्स इतने लेंदी हो जाएंगे कि मतलब आप कवर नहीं कर पाएंगे जितना हमारे पास 1 ईयर प्रोग्राम में टाइम है या 2 ईयर प्रोग्राम में टाइम है ना। तो बेटा हमको उसको कवर भी कर रहे हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको खुद करनी चाहिए। अगर बेटा सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो भी मजा नहीं आएगा, तो बेटा आपको खुद भी एफर्ट करनी। जो भी आपको होमवर्क मिल रहा है ऐप में उसको बहुत ध्यान से करते रहिए और उसके डिस्कशंस भी बहुत ध्यान से अटेंड करिए। ऐसा नहीं सोचिए खाली लेक्चर इंपॉर्टेंट है, डिस्कशंस इक्वली इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट डिस्कशंस जो है बेटा वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपने पढ़ा उसकी एप्लीकेशन आपने करी है ना। तो डिस्कशंस भी बेटा साथ साथ में अटेंड करते रहेंगे। बढ़िया मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड बच्चे लोग, ऑल दी बेस्ट।